साहब बैठ जा। चलो भाई, अब जरा माइक बंद कर लो, शाबाश। अब जरा हम बात करने जा रहे हैं कुछ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, ताकि फिर जो है वो बासानी सबके मामला हल हो जाए। मैंने समझा तो दिया है, अभी एक सिर्फ कोई रह गया है जिनका माइक कनेक्ट नहीं है। खैर, इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमारी जो कल की क्लास थी, हमने उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्टअप दिया था, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्टअप में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात की थी। अभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमने बात की थी, ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है दुनिया में फैले हुए हैं, बहुत वाइड रेंज में ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फैले हुए हैं। मासूमा, ये देखो एक और जो है वो खातून है, इस बच्ची को भी मैसेज करो जरा। मासूमा बेटा, मैसेज कर दो इसको भी। बहुत माजरत, मैं तुमसे मैसेज करवा रहा हूँ बार बार। खैर सर रिप्का को हाँ हाँ, इस बच्ची को कर दो, इसका भी माइक कनेक्ट नहीं है, पता नहीं इसको मैं आवाज करती हूँ। नहीं। तो देखो, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की थी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा नेचर में बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूट है, बेतहाशा, इधर उधर हर जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब दुनिया में बेतहाशा मौजूद है। आप कहेंगे सर दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो है ही नहीं, मतलब हाइड्रोकार्बन तो दुनिया में होते ही नहीं है। हाइड्रोकार्बन हर जगह है। मेरे हाथ में मार्कर है, ये हाइड्रोकार्बन है, प्लास्टिक से बना हुआ है। मैंने हेडफोन पहना हुआ है, प्लास्टिक है। मेरे सामने कैमरा है, कैमरा तक प्लास्टिक का बना हुआ है। आप समझ रहे हैं? आप किसी शॉपिंग बैग की बात करें, थैली, वो भी प्लास्टिक है। फिर प्लास्टिक तो है ही टोटली पॉलीमर है ना। तो प्लास्टिक जब पॉलीमर है, तो पॉलीमर होने के साथ साथ वो चीज क्या है, वो एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन दुनिया में हर जगह है, लेकिन हाइड्रोकार्बन जो हम हासिल कर रहे हैं, जो हम दुनिया में हाइड्रोकार्बन हासिल कर रहे हैं, उन हाइड्रोकार्बन को हासिल करने के लिए जो हमने अपने पास सोर्सेज लिखे थे, व्हिच आर मेनली कंसीडर्ड एज द नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हमने बात की थी कल अपने पास प्लांट्स पे, फिर हमने बात की थी अपने पास एनिमल्स पे। मैं एक बार उन बातों को रिपीट करता चलूंगा, प्लांट्स और एनिमल्स की बातों को। प्लांट्स और एनिमल्स की बातें कुछ इस तरह से है भाई कि देखो, प्लांट्स की मदद से हम सेलुलोज हासिल कर रहे हैं, प्लांट्स की मदद से हम शुगर हासिल कर रहे हैं, प्लांट्स की मदद से हम स्टार्च हासिल कर रहे हैं, प्लांट्स की मदद से हम बेशतर ड्रग्स हासिल कर रहे हैं। इसमें तो हमने खैर काफी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं हम बातों पे। एनिमल्स में बात करूं तो एनिमल्स से हासिल होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास हैं? एनिमल से हासिल होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक्वाटिक एनिमल्स हो या फिर हमारे जो वाटर क्रस्ट पे रहने वाले नॉर्मल एनिमल्स जो है, उनकी मैं बात करूं, हमारे पास फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है। ये वो कॉमन चीजें हैं जो आप और मैं डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास मौजूद है, और ये वो चीजें हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तीसरा और एक बहुत अहम और बहुत बड़ा जो सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो हमारे पास क्या है? वो है मेरा बेटा कोल, कोयला। कोयला, कोल इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोल की मदद से हम बेतहाशा एरोमेटिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं। अब इस वक्त लम्हा नहीं है और मामला ऐसा नहीं है कि हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को समझें, क्योंकि मैं समझाऊंगा भी नहीं, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स मुझे आगे जाके पढ़ाने हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जा रहा है कि हम मेनी और एरोमेटिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं कोल से। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या, मेजरली बहुत खास कंपाउंड्स होते हैं ये। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर एक बड़ी खास सी नस्ल है हाइड्रोकार्बन्स की, जिसे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। हुसैन ने नई आईडी बना दी। चलो, हम एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं, तो वो हासिल करते हैं हम कोल से, और बेतहाशा तरह के हम हाइड्रोकार्बन्स अपने पास कोल से हासिल कर रहे होते हैं। अभी जो कोल से हासिल करने वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं, कोल में होता क्या है? देखो, कोयला जमीन से निकलता है मेरे बेटे, मैं समझाऊं। कोयला जब जमीन से निकलता है ना, तो दो तरह के कोयले होते हैं निकलने वाला। हम कोयला वो नहीं होता जो हमारी बारबेक्यू में हम लेकर आ जाए और मतलब फुल तिक्के चल रहा है और ऑन सीन है और उसमें हम जो है वो जलाएगा और फिर शुरू हो गए, तो ये वो वाला कोयला नहीं है। ये कोयला वो होता ही नहीं है, वो कोयला ही नहीं होता, वो होता है वुड चारकोल। क्या होता है वो? वुड चारकोल होता है। वो लकड़ी को बहुत स्लो हीट, आप जो है वो इन द लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में जब आप हीट करते हैं तो वो कोर तक जल जाती है, तो वो कोयला बन जाता है, जिसे हम वुड चारकोल कहते हैं। असल जो कोयला होता है वो बिल्कुल पत्थर के जैसा होता है, जो जमीन से निकलता है। बात समझ रहे? असल जो कोयला होता है वो बिल्कुल पत्थर जैसा होता है, जो जमीन से निकलता है। अब वो कोयले दो तरह के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट कोल और एक होता है हार्ड कोल। दो तरह के कोल्स हमारे पास है। माइक खुला हुआ है किसी का? मेरा बेटा माइक देख लेना जरा। एक होता है सॉफ्ट कोल और एक होता है हार्ड कोल।
जो सॉफ्ट कोल होता है उसका नाम होता है बिटुमिनस कोल। मैं यहाँ लिखता चलूं, कोल हमारे पास दो तरह के हैं, कोल हमारे पास दो तरह के हैं, एक होता है सॉफ्ट कोल और एक होता है हमारे पास हार्ड कोल। अच्छा, ये जो सॉफ्ट कोल है ये होता है हमारे पास बिटुमिनस कोल, बिटुमिनस कोल कहा जाता है इसे। जो हार्ड कोल होता है इसका नाम होता है एंथ्रासाइट। हम नॉर्मली दुनिया में जो इस्तेमाल करते हैं ना बेशतर और बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो कोयला होता है वो होता है ये बिटुमिनस कोल। सॉफ्ट कोल यूज किया जाता है। हार्ड कोल से मतलब ये नहीं कि सर बहुत सख्त होता है तो कोयले का क्या करेंगे, वो नहीं नहीं नहीं, वाला सीन नहीं है। ये सॉफ्ट होता है, बहुत इजीली जो है वो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में चला जाता है और बहुत सारे इससे मामला आगे बढ़ सकते हैं। तो ये निकलता भी दुनिया में ज्यादा, इसलिए इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं बिटुमिनस कोल को, सॉफ्ट कोल को। बात यहाँ तक आप मेरी समझ रहे हैं? यहाँ तक बात सबको समझ में आती है? जवाब देते हुए चलेंगे साथ साथ, बस आप एक लम्हे के लिए माइक खोलेंगे, जी सर, हाँ सर, सवाल कर लिया, माइक फौरन बंद कर दीजिएगा ताकि मुझे जरा निशानदेही रहे कि सारे सुनते हुए चल रहे हैं। बात यहाँ तक सबको समझ में आ रही है? टाइप्स। यस सर। बेटा कोयल बता दें दोबारा से। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ कोयल समझ नहीं आया ये। कोयले जो है ना, ये सॉफ्ट और ये हार्ड। टाइप्स ऑफ कोल पूछे नहीं जाते, टाइप्स ऑफ कोल का कभी भी सवाल नहीं आता, ये तो मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बताया। दुनिया में दो तरह के कोयले होते हैं, एक होता है सॉफ्ट कोल और एक होता है हार्ड कोल। भैया सॉफ्ट कोल का मतलब क्या है? नरम कोयला, मतलब नरम सा तो है नहीं, नहीं वो वाला नहीं है। नरम कोयले से मुराद ये है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का एक प्रोसेस करना है जो अभी हम पढ़ेंगे, उस प्रोसेस में बहुत आसानी से इस्तेमाल कर लिया जाता है। हार्ड कोल जो उसको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है डिस्टिल्ड होने के लिए और डिस्ट्रक्ट होने के लिए। तो जो सॉफ्ट कोल होता है उसका नाम होता है बिटुमिनस कोल, जो हार्ड कोल होता है उसका नाम होता है एंथ्रासाइट। बात समझ रहे हैं? ये दो तरह के कोयले हैं। अब कोयला जमीन से निकाल लिया गया, कोयले को जमीन से निकाल लिया गया, कोयला निकलता है पहाड़ों में से, आप सुनते हैं ना कोल माइंस, तो ये कोल माइंस पहाड़ों के अंदर से निकाला जाता है कोयले को। अब कोयले को आपने निकाल लिया मेरा बेटा, कोयले को निकालने के बाद आपने इसे हीट कराया 500 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 500 से लेके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने इसे हीट कराया, और हीट करके आपने बना ली मेरा बेटा तीन चीजें, बनती उसूली तौर पे चार है, चौथे का मैं सिर्फ जिक्र करूंगा। ये जो प्रोसेस हुआ है ये 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लेके गए, मतलब ऐसी रखा चूल्हे पे और गर्म किए जा रहे हैं और फिर मतलब कुछ बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इस प्रोसेस का एक नाम है, जिसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अलग अलग लफ्ज हैं, लफ्जों को हिसाब से समझते हैं। कहा गया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। मुझे एक बात छोटी सी बता दो, सबको बोर्ड विजिबल है क्लियरली या कोई मसाइल है? यस सर, आ रहा है नजर। मतलब ऐसे तो नहीं बोलो यार, आ रहा है नजर मतलब सर मैं अपनी ज्वाइन कर सकता ना? नहीं नहीं नहीं, तुम आधे घंटे पहले भी तुमने मीटिंग ज्वाइन की थी मेरी ना? सर वो गलती से हो गया था लिंक। मैं असल में वो क्लास थोड़े प्यारे बच्चों की थी ना, तो मैंने कहा यार ये कोई प्यारा ही आया है, तो मैंने प्यारे को फिर लश्कारे करा दिए, तो वो प्यारा फिर आ ही नहीं सकता, मसला ये है। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव के माने हम जानते हैं किसी चीज का टूटना, डिस्ट्रक्ट तबाह होना, टूटना, बिखर जाना। डिस्टिलेशन मतलब साफ कर लेना, यानी किसी चीज को तोड़कर उसके हिस्से करके उसे साफ कर देने को, प्रोसेस को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जैसे एक आगे जाके और अच्छे अल्फाज में पेट्रोलियम के लिए पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, पीसेस कर देना, हर लेवल पर सेपरेट कर देना, अलग अलग सेपरेटिंग लेवल्स होंगे। खैर, हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, यानी कि कोयले को हीट करा 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में हमने इसे हीट करा। कोयला जो है वो ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया। तीन अलग अलग, बेसिकली चार है, तीन की बात मैं करूंगा सब आपसे। सबसे पहला कोल गैस, दूसरा कोल टार, और तीसरा कोक। सही? अच्छा, चौथी क्या चीज होती है वो भी मैं लिख दूं यहाँ पे? अमोनिकल लिकर्स होते हैं ये। सही, लिकर्स हमारे पास मिलते हैं। अच्छा चलो, हम इन तीन चार चीजों के बारे में समझते हैं कि ये है क्या भाई। कोल गैस क्या है?
कोल गैस क्या होती है? हमने कोयले को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में डाला। आप सब अपने सामने नोट्स खोलकर बैठे होंगे, ये लाजिम होना चाहिए। नोट्स किताबें खुली है, मतलब ऑनलाइन क्लास डजंट मीन दैट कि आप बिल्कुल ही फारिगुल तहसील होकर बैठे हुए हैं और आपका कोई काम धंधा नहीं है, आप सुकून से बैठे हुए हैं। इसका कोई मकसद ऐसा कतई नहीं है। आपके सामने आपका जो है नोट्स, आपकी कॉपी खुली हो, जिस तरह हम क्लास में कर रहे थे, जिस तरह हम क्लास में सबके आगे कॉपी होती है, नोट डाउन कर रहे होते हैं, जिनके आगे होती है उनके आगे तो कॉपी होती है, और जिनके आगे कॉपी नहीं होती तो लेटे पड़े होंगे सर घर पे। चैप्टर नंबर कौन सा है? ये है सबसे बेहतरीन सवाल। यही सवाल होते हैं जो इंसान को कामयाबी की जानिब लेके जाते हैं कि चैप्टर कौन सा चल रहा है। ये है सबसे बेहतरीन सवाल। कोई जवाब देगा इस सवाल का या मैं दूं? कोई दे देगा? चैप्टर 6 है सर। ये देखो, चैप्टर ये होते हैं गरीब बच्चे। ये गरीब बच्चे जिन जो सिर्फ पढ़ाई में लगे रहते हैं, कुछ है ही नहीं काम धंधा जिंदगी में, पढ़ते रहते हैं। चैप्टर 6 पता है उसको। वो होते हैं आला सर मयारी सवाल बच्चे। समझ में नहीं आया, सवाल ही समझ में नहीं आया, ये और नेक्स्ट लेवल। भाई कोल गैस क्या आवाज होती नहीं है? आई सर। कोल गैस क्या होती है? अच्छा चलो बाबू मेरी बात सुन लो। कोल गैस क्या होती है? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट gases which used as fuel। कहा जा रहा है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। कोल गैस जो जमीन से निकले हुए कोयले को जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में ले जाते हैं तो हमारे पास एक गैस बनती है जिसका नाम हम रखते हैं कोल गैस। अच्छा, ये जो कोल गैस होती है, इस कोल गैस के अंदर सिचुएशन क्या होती है भाई? इस कोल गैस के अंदर हमारे पास बहुत सारी अलग अलग गैसेस, जिसमें मीथेन भी बनती है, जिसमें ब्यूटेन भी बनती है, जिसमें प्रोपेन भी बनती है। ये गैसेस हमारे पास बनकर तैयार होती हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल। एज अ फ्यूल हम इन गैसेस को अपने पास इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बात यहाँ तक सबको समझ में आती है? यस सर। जी सही सर। है। अच्छा, अब चलते हैं जरा कोल्टार की जानिब में। कोल्टार जो है ना, ये देखो याद रखना, जिंदगी में याद रखना, ये जो अगली बात मैं कहने जा रहा हूँ हमेशा के लिए याद रखनी है। कार्बन, कार्बन से निकला हुआ या कार्बन कभी भी लिक्विड स्टेट में आ जाए तो उसके साथ एक लफ्ज लाजिम है, टार। टार लगेगा। बात समझ रहे हैं? मुकेश याद हो अगर किसी को, तो उसको भी टार का ही मामला थे बेचारे के साथ। तो ये कोल टार है। कार्बन अगर लिक्विड स्टेट में पाया जाए, कार्बन अगर लिक्विड में आ जाए, इधर वो मेल्ट करके आया हो किसी प्रोसेस से, किसी भी रिएक्शन के थ्रू बन जाए, लिक्विड में आ जाए, तो उसके नाम में टार जरूर लगता है, ये लाजिम है। कोल टार इटसेल्फ क्या है? इट कंटेन्स many hydrocarbons। कोल्टार में अपने तौर पे, जाती तौर पे, मान तो जो कोल गैस थी उसके अंदर डिफरेंट गैसेस थी, वो सारी गैसेस आपस में मिलने के बाद रिएक्शन करके एक एज अ फ्यूल इस्तेमाल की जाती है। इसमें हाइड्रोजन, मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन गैसेस होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कोल्टार की तो उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। यानी कि अगर ये जो प्रोसेस मैंने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का किया है, अगर इसी तरह का मैं एक प्रोसेस इसके साथ कर दूं, यानी कि बाय fractional distillation of it, more than 250 hydrocarbons can be obtained। कहा जा रहा है कि भाई ये जो कोल्टार है, ये जाती तौर पे, ये कोल्टार जाती तौर पर एक खुद बहुत रिच इन हाइड्रोकार्बन्स है, बहुत रिच सब्सटेंस है। इसके अंदर बेतहाशा हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। अब वो जो बेतहाशा हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं उसमें से बताया जा रहा है कि मैं अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ले जाऊं मैं इसे, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है? डिस्टिलेशन मतलब सफाई करना, फ्रैक्शंस मतलब एक चेंबर होता है जिसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं। उसमें अलग अलग लेवल्स के ऊपर अलग अलग जो है वो सब्सटेंसेस हमारे पास जनरेट होते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर लेवल्स ना। तो अगर मैं उसके अंदर ले जाऊं तो मोर देन 250 एरोमेटिक कंपाउंड जिससे बनकर हमारे पास तैयार होते हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। बेंजीन, फिनॉल, टॉलीन, लाइट ऑयल, ETC।
अब आपको नाम ही बड़े खतरनाक लगेंगे कि सर ये बेंजीन क्या है, टॉलीन, फिनॉल क्या है, लाइट ऑयल किसे कहते हैं, ये सब एरोमेटिक कंपाउंड है। ये सब क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है बेतहाशा। बेंजीन तो बड़ा खूबसूरत कंपाउंड है, इसको तो हमने बहुत पढ़ना है। इसको तो आप ऐसे पढ़ेंगे कि जब तक आपका चैप्टर नंबर 9 खत्म होगा आप या तो बेंजीन के इश्क में मुब्तला होंगे या फिर आप जो है बेंजीन से शदीद नफरत कर चुके होंगे। तो मेरी पूरी कोशिश होगी आप बेंजीन के इश्क में मुब्तला हो जाए। तो बेंजीन, फिनॉल, टॉलिन बेतहाशा दुनिया में इनके इस्तेमाल आते हैं, बहुत जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत सारे पर्पसेस में इन चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट कंपाउंड्स की जनरेशन में, डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस की प्रिपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। और ये ही नहीं, मोर देन 250 हाइड्रोकार्बन्स कहा जा रहा है, तो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। आखिर में गरीब हमारे पास बचता है जिसका नाम है कोक। ये कोको कोला वाला नहीं है ना, ये दूसरा वाला कोक है, व्हाइट पाउडर होता है, वो भी एक कोक होता है। खैर, तो ये वाला कोक क्या है? ये कोक है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। अगर आपसे कभी कोई जिंदगी में पूछे कि कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म क्या है, तो बता दीजिएगा कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म का नाम होता है कोक। कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म का नाम क्या होता है? कोक। बात समझ रहे हैं? कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म का नाम होता है कोक। क्यों? मैं आपको समझाता हूँ। देखो, कोल गैस है, अलग अलग गैसेस मिक्स है कार्बन। कार्बन तो है उन कंपाउंड्स में। कोल टार है, कोल टार में तो है हाइड्रोकार्बन। बेंजीन की बात करूं तो C6H6 बेंजीन है, फिर फिनॉल आ गया आपके पास, फिर टॉलीन आ गया। ये सब अलग अलग कंपाउंड्स हैं, इनमें ऑक्सीजन लगे हुए हैं। ऑक्सीजन इसके साथ OH लग जाता है, फिनॉल में C6H6O लग जाता है, टॉलीन में आपके पास CH3 लग जाएगा। तो ये सब अलग अलग कंपाउंड्स है। कार्बन के अलावा भी दूसरे सब्सटेंसेस इन कंपाउंड्स में मौजूद है, सो दे आर नॉट कंप्लीटली प्योर। ये प्योर नहीं है, सिर्फ अकेला, सिर्फ सेपरेटली, सिर्फ साफ शफाफ कार्बन नहीं है। लेकिन कोक, कोक में प्योर कार्बन होता है, सिर्फ कार्बन होता है। कोक को कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम? आपको याद होगा कि हमने जो है वो कार्बन की चैप्टर नंबर 2 कार्बन कह रहा हूँ, हाइड्रोजन की प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहली प्रिपरेशन थी बाय पासिंग द स्टीम ओवर रेड हॉट कोक। ऐसी है, बाय पासिंग द स्टीम ओवर रेड हॉट कोक। तो वो कोक यही वाला कोक है। बात समझ रहे हैं मेरी? बात समझ में आ गई यहाँ तक सबको? जी सर, आ गई। आगे बढ़े। कोई सवाल है किसी का तो फिर वो पूछ लो, फिर आगे बात हम कंटिन्यू करें। नहीं है? चलो आगे चलते हैं हम। सर 2 मिनट ये लिख लो। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी से लिख लो। ये बेंजीन के आगे क्या लिखा है? बेंजीन है, बेंजीन के बाद नीचे आएगा फिनॉल, PHENOL फिनॉल, फिर आएगा टॉलीन, TOULENE टॉलीन, फिर उसके बाद आएगा लाइट ऑयल। सर ये नोट्स पे भी तो लिखे हुए हैं ना? हाँ नोट्स में होंगे, आप वहां देख लो बेटा। स्टार्ट करें भाई? नेक्स्ट चीज की जानिब चल रहे हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से, माइक मेरा बेटा देख लो, किसी का माइक खुला हुआ, माइक बंद कर लो। शाबाश। माइक उस वक्त खुला करो जब सवाल करना हो या कोई बात कहनी हो, उस वक्त खोलो, फिर उस पर माइक बंद कर लो, ताकि मुझे भी डिस्टरबेंस ना हो और जो सुन रहे हैं सामईन जितने हैं उनको भी डिस्टरबेंस ना हो। कौन हो गया? अब हमारे पास जो चौथी चीज आती है, जो चौथा सब्सटेंस आता है, जो चौथा एक मटेरियल है, वो है मेरे बेटे नेचुरल गैस। तो मुझे नेचुरल गैस का दूसरा नाम बताएगा? सुई गैस। सुई गैस। और क्या होता है? नेचुरल गैस हो गया, सुई गैस हो गया, तीसरा नाम क्या होगा इसका?
सर तीसरा मीथेन। मीथेन गैस, दैट्स गुड। और चौथा नाम क्या होगा फिर इसका? CH4। नहीं, नेचुरल गैस के 4 नाम होते हैं टोटल इसको मिलाकर। दुनिया में सिर्फ 3 नाम है, हमारे पाकिस्तान में 4 नाम कंसिडर किए जाते हैं। वजूहत क्या है? नेचुरल गैस कहते हैं कुदरती गैस है, अल्लाह ताला की कुदरत है, जमीन के अंदर पाई जाती है, जमीन से निकलती है, नेचुरल कुदरती गैस। फिर कहा जाता है मीथेन गैस। मीथेन कहने की वजह क्या है कि नेचुरल गैस के अंदर 94 से 96% मीथेन यानी कि एक हाइड्रोकार्बन है, CH4 पाया जाता है। नेचुरल गैस का एक्चुअल फॉर्मूला CH4 नहीं है, ड्यू टू द इट्स मेजर प्रोपोर्शन, ड्यू टू द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ मीथेन हम इसे नाम दे देते हैं कि भाई ये भी मीथेन है, ये भी क्या है? मीथेन है। इसमें ब्यूटेन भी होता है, इसमें प्रोपेन भी होता है, इसके अंदर हाइड्रोजन भी होता है और ओकेजनली इसके साथ हीलियम भी कभी कभार, नाइट्रोजन भी कभी कभार पाई जाती है। मेजर प्रोपोर्शन जो है वो क्या है? 94 से 96% मीथेन, तो हम इसे मीथेन गैस कहते हैं। पाकिस्तान में जो एक नाम है, पाकिस्तान में जो इसका नाम है सुई गैस, वो सब जानते हैं। 1952 के अंदर बलूचिस्तान के इलाके सुई से गैस सबसे पहले दरियाफ्त हो गई, तो हमने कह दिया भाई ये तो हमारी है, तो हमारी तो सुई गैस है, तो वो सुई गैस है। चौथा नाम होता है इसका मार्श गैस। इसी गैस को कहते हैं मार्श गैस, मार्श गैस। अच्छा, मार्श गैस कहने की वजह क्या है? देखो, मार्श गैस का लफ्ज जो है ये आया है मार्शी प्लेसेस से। मार्श गैस का जो लफ्ज है ये निकला है मार्शी प्लेसेस। मार्शी प्लेसेस कहने के रहते हैं, मार्शी प्लेसेस कहते हैं उन जगहों को जहां से तेल निकले या कोयला निकले, खासकर तेल निकलता है, जिस जगह से तेल और कोयला निकलता है उन प्लेसेस को कहा जाता है मार्शी प्लेसेस। उसी जगह से ये गैस निकलती है, जिस जगह से तेल और कोयला निकलता है उसी जगह से ये गैस निकलती है, इसीलिए इस गैस को नाम दिया जाता है मार्श गैस। क्या नाम दिया जाता है? मार्श गैस नाम दिया जाता है। अच्छा, होता क्या है? देखो, दुनिया में 2 तरह के कुएं होते हैं। पानी वाले को हटा दूं, अगर पानी के कुएं को मैं हटा दूं, तो दुनिया में 2 तरह के कुएं होते हैं। एक होता है ऑयल वेल और एक होता है गैस वेल। 2 तरह के कुएं होते हैं। जो ऑयल वेल होता है, जो तेल का कुआं होता है, इससे 2 चीजें निकल सकती हैं। तेल के कुएं से जब आप जमीन में ड्रिल करते हैं, सैंड यानी कि मिट्टी में जब आप जमीन में ड्रिल कर रहे होते हैं, तो आप देखते हैं कि भाई हमारे पास तेल तो निकल रहा है, ऑयल तो निकल रहा है, लेकिन साथ साथ गैस भी निकल आती है। ऑयल वेल जो होता है वो ऑयल भी देता है और गैस भी देता है। ऑयल वेल ऑयल भी देता है और गैस भी दे रहा होता है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ऑयल भी दे रहा होता है और गैस भी दे रहा होता है। हमारी क्लास में कोई तनवीर था? हसन हुसैन, कोई तनवीर था हमारी क्लास में? नहीं सर। सही है, खैर। ऑयल वेल और गैस वेल। अब ऑयल वेल वो है जिसमें ऑयल भी रिलीज होता है और गैस भी रिलीज होती है। गैस वेल वो होता है जिसमें से सिर्फ गैस रिलीज होती है, ऑयल नहीं निकलता। गैस वेल्स में से कभी भी ऑयल नहीं निकलता। A well which an oil well can generate the oil and also the gas, but a gas well didn't generate the oil. हम कभी भी उस ऑयल वेल से तो गैस भी निकाल सकते हैं, लेकिन गैस वेल से कभी भी ऑयल नहीं निकलता। तो ये जमीन के अंदर नीचे गहराइयों के अंदर दबी हुई एक चीज होती है जो वहां जनरेट होती है, उसे हम नाम दे देते हैं नेचुरल गैस का। क्या नाम दे देते हैं? नेचुरल गैस का। अभी जो नेचुरल गैस है, ये नेचुरल गैस 2 तरह की होती है। एक होती है हमारे पास ड्राई नेचुरल गैस, और एक होती है हमारे पास वेट नेचुरल गैस। इसमें कतई ऐसा सीन नहीं है जैसा ड्राई है, गर्मियों में निकल रही है तो वो बड़ी खुश्क हो जाएगी, वेट है तो थोड़ा पानी वानी का छिड़काव कर लिए, ऐसा कोई सीन नहीं है। इसमें जो डिफरेंस आता है वो आता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से। अगर गैस के अंदर लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हो, अगर गैस के अंदर लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हो, तो हमारी गैस कहलाती है, क्या कहलाती है भाई?
ड्राई नेचुरल गैस। अच्छा हमारी क्लास ऑफ हो गई है क्या? 45 पे ऑफ होनी थी ना? नहीं, यस सर 45 पे क्यों ऑफ होनी थी? हमारी क्लास तो 6:15 बजे शुरू होती है। ये फर्स्ट ईयर वाले क्यों आ गए? हमारी क्लास 7 बजे ऑफ होती है ना? बोलो ना यार। यस सर 7 बजे होती है। फर्स्ट ईयर वाले कहाँ से आ गए तुम बच्चे? कह रहे हैं ड्राई नेचुरल गैस उस नेचुरल गैस को कहते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? लो मॉलिक्यूलर वेट। जो आपके पास हाइड्रोकार्बन जिस गैस में, अच्छा यहाँ लो मॉलिक्यूलर वेट से मुराद क्या है? जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, वजन कम होता है, उन्हें कहा जाता है लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन वाली जो गैस होती है उसे हम नाम दे देते हैं क्या? हम नाम दे देते हैं ड्राई नेचुरल गैस। और एक वो नेचुरल गैस जिसके अंदर हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं, हम उसे नाम दे देते हैं क्या? अपने पास हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन जिसमें होते हैं उसे हम क्या देते हैं? वेट ड्राई गैस, वेट नेचुरल गैस। बात यहाँ तक समझ में आती है सबको? बात यहाँ तक सबको समझ में यस आ सर। गई? कोई सवाल है किसी का तो पूछ लो जल्दी से। एक मिनट जरा। यस सर। अच्छा भाई, नेचुरल गैस की कहानी इख्तिताम पजीर हुई हमारे पास। आखिरी बिलाखिर हम टॉपिक पर पहुंचे जिसका नाम है हमारे पास नेचुरल गैस के बाद जो आता है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पे हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी बात करेंगे। इंट्रोडक्टरी बात इसलिए करेंगे कि इसका एक बड़ा प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, उसमें मैं बात कर नहीं पाऊंगा, वो खासा लंबा हो जाएगा हमारे लिए। फिलहाल कैमरा बंद कर लो बाबू, जिसका कैमरा खुल गया किसी के साथ है। पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं तो पेट्रोलियम के अंदर दो लफ्ज है मेरे बेटे। कितने लफ्ज हैं? दो लफ्ज है। एक लफ्ज होता है पेट्रा और एक लफ्ज होता है ओलियम। पेट्रा मीन्स होता है रॉक, ओलियम मीन्स होता है ऑयल। तो पेट्रोलियम के लफ्जी माने क्या बन गए मेरे बेटे? रॉक ऑयल, यानी कि पत्थरों से निकलने वाला तेल। पत्थरों से निकलने वाला तेल कहलाता है पेट्रोलियम। बात समझते हैं सारे मेरी? देखो जिस वक्त जमीन से या पत्थरों से, पहाड़ों से जिस वक्त ये तेल निकलता है, जिस वक्त ये तेल हमारे पास निकलता है, पहाड़ों से पत्थरों से तेल निकलता है, तो जब ये तेल हमारे पास निकलकर बाहर आता है तो इस ऑयल को कहते हैं क्रूड ऑयल। क्या कहते हैं इसे? क्रूड ऑयल नाम दिया जाता है। क्रूड ऑयल के माने क्या होते हैं? क्रूड ऑयल के माने होते हैं खाम तेल। खाम किसे कहते हैं? आसान उर्दू जबान के अंदर खाम कहते हैं इसे, और थोड़ा अंग्रेजी में, आसान अंग्रेजी में कहूँ तो इसे कहते हैं रॉ। जैसे आपको याद होगा रॉ मटेरियल, सॉल्वे प्रोसेस में हमने पढ़ा था रॉ मटेरियल। इसी तरह से जो क्रूड ऑयल होता है ये रॉ होता है, ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बहुत ही गंदी गलीज तरीन चीज लग रही होती है जिस वक्त जमीन से निकलती है, जैसे गटर से निकला हुआ पानी, इतना काला खराब सा मटेरियल होता है। लेकिन ये अगर आपके घर के बैकयार्ड से निकल आए तो आप फिर करोड़पति हो सकते हैं। ये गंदा पानी अगर आपके घर के बैकयार्ड से निकल आए, लेकिन निकलेगा नहीं। आपके घर के पीछे से नाली का पानी, ये नालियां जा रही है। ये तेल निकलता है पहाड़ी इलाकों में से, रेगिस्तानी इलाकों में से, ऐसे इलाके जो बहुत खुश्क होते हैं, उन जमीनों में से ये पेट्रोलियम निकलता है, यानी कि क्रूड ऑयल निकलता है। और जब ये जमीन से निकलता है तो ये बेकार है, ये बिना मकसद किसी काम का नहीं होता। तो सर इतनी बेकार चीज है पेट्रोलियम, दुनिया तो कहती है इतना भाई पेट्रोलियम मसनूआत पे पैसे बढ़ रहे हैं, आवाम पागल हो गई और ये और वो। बेटा इस क्रूड ऑयल की मदद से आप बेतहाशा किस्म के, बेतहाशा मतलब अनगिनत तरह के आप हाइड्रोकार्बन्स जनरेट करते हैं इस एक क्रूड ऑयल से। इस एक क्रूड ऑयल से आप इसको सेपरेट करते जाते हैं, हर लेवल पे एक अलग चीज निकलती जाती है, सेपरेट होती जाती है और फिर बेतहाशा मामला। मैं मिसाल दे दूं, मेरे जहन में एक मिसाल आ गई, बस मिसाल पे हम कहानी खत्म करेंगे, कल की क्लास में इसमें यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। बकरा ईद आ गई, कुर्बानी है, गाय कटेगी, गोश्त बनना है, नहारी के लिए गोश्त अलग जाएगा। गाय खड़ी है घर के बाहर, गाय खड़ी है, क्या गाय खा लोगे? कच्ची गाय खा लोगे? नहीं खा सकते, बेकार है गाय।
गाय घर के बाहर कहीं नहीं। बेकार है। क्या करना पड़ेगा, आप गाय को ईद कुर्बान तक का वेट करेंगे, आप ईद उल अजहा पे उसको कुर्बान करेंगे, कुर्बान करने के बाद फिर कसाई जो है वो सब मामला चीर फाड़ करेगा, चाक करेगा मामलात को, फिर आप निकालेंगे ये एक जो है वो पीस जा रहा है नहारी के लिए, ये जो है वो आपके लिए जा रहा है बारबेक्यू के लिए, ये एक अलग काम, ये एक अलग काम, और बेताज है पूरी गाय। मतलब सबसे पहली तो बात ये कि अल्लाह मियाँ का हुक्म भी यही है कि आपको गरीबों में बांटना चाहिए। आफ्टर दैट ये चीजें भी समझ में आती हैं, लेकिन खैर एक मजाक की बात थी। तो इसी तरह गाय है, ये बेकार है, इस गाय से